हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स पढ़ेंगे। इस फिजिक्स में कूलाम का नियम हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है कूलाम के नियम के बाद अध्यारोपण का सिद्धांत। तो जैसा कि आपको ये बताया गया है कि कूलाम का नियम जो है वो केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की क्या करता है, व्याख्या करता अर्थात जानकारी देता है। लेकिन अगर कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना हुआ है तो अनेक आवेशों द्वारा उस पर लगने वाले वैद्युत बल की व्याख्या हम कूलाम के नियम से नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए किसकी उपयोगिता होती है? अध्यारोपण के सिद्धांत की उपयोगिता होती है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना हुआ है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना हुआ है तो उनमें किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल जो होगा अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या अध्यारोपण का सिद्धांत है। एक बार फिर से रिपीट करा दिया जा रहा है स्टेटमेंट। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना हुआ है तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोग लिख लेंगे। तो अगला टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी है, जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस में भी आपको अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है। तो हेडिंग क्या होगा? अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल। अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल। अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल, इसी को क्या नाम दिया गया? अध्यारोपण का सिद्धांत। आप अध्यारोपण का सिद्धांत भी कह सकते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। इस पर अनेक आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर क्या किया जा रहा है? वैद्युत बल लगाया जा रहा है। तो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल जो होगा अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहले हम लिख दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, अनेक आवेशों से मिलकर बना है, अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग, अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। स्टेटमेंट ये है अध्यारोपण के सिद्धांत का कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अर्थात परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग की क्या होता है, बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो मान लीजिए कोई निकाय है
वो क्या है, n बिंदु आवेशों से मिलकर बना हुआ। वो बिंदु आवेश कौन कौन से हैं? सपोज के लिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड सो ऑन Qn। ठीक है, n बिंदु आवेशों से वो मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ। तो इनमें से किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश आप ले सकते हैं। तो सपोज के लिए आवेश Q1 पर, तो सपोज के लिए बिंदु आवेश Q1 है, तो बिंदु आवेश Q1 पर क्या होगा, Q2 द्वारा बल आरोपित होगा, Q3 द्वारा भी बल आरोपित होगा, Q4 द्वारा भी क्या होगा, बल आरोपित होगा, Q5 द्वारा भी होगा, Q6 द्वारा होगा, Qn द्वारा भी होगा, है ना। तो इन अन्य बलों द्वारा इस पर लगाए गए बलों के सदिश, अलग अलग बलों की सदिश योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां देखिए कि मान लेंगे कि माना कोई निकाय n आवेशों से मिलकर बना हुआ है। तो सपोज के लिए एक बिंदु आवेश ये क्या है, Q1, एक बिंदु आवेश ये Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है सपोज के लिए ये Q2 और ये है Q3 और सपोज के लिए इसको थोड़ा यहाँ बना दे रहे हैं, Q3 हो गया और ये Q4, ये Q5 और ये Q6। चाहे जितना आप दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्षेत्र दिखा दिया जाए। और मान लीजिए कि नवा आवेश जो है वो उस पर आवेश की मात्रा क्या है, Qm। तो अन्य आवेशों द्वारा इस पर बल आरोपित होगा। तो इन सभी बिंदु आवेशों द्वारा Q1 पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ आवेश Q2 क्या करेगा, Q1 पर बल आरोपित करेगा। आवेश Q3 भी Q1 पर बल आरोपित करेगा। आवेश Q4 भी क्या होगा, Q1 पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा। Q5 भी Q1 पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा। Q6 भी इस पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा। इसी तरह Qn भी Q1 पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा। तो ये मान लीजिए कि आवेश Q2 द्वारा Q1 पर जो बल आरोपित किया जा रहा है वो कितना है, वेक्टर F12। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर F12 इट मीन्स कि आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल है। इसी तरह आवेश Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित वैद्युत बल क्या होगा, वेक्टर F13। इसी तरह बिंदु आवेश Q4 द्वारा Q1 पर आरोपित वैद्युत बल क्या होगा, वेक्टर F14 हो जाएगा। इसी तरह Q5 द्वारा Q1 पर आरोपित वैद्युत बल वेक्टर F15 हो जाएगा। Q6 द्वारा Q1 पर आरोपित वैद्युत बल वेक्टर F16 हो जाएगा। इसी तरह अगर और भी अन्य आवेश होंगे तो अन्य आवेशों के द्वारा हो जाएगा। इसी तरह Qn द्वारा Q1 पर आरोपित वैद्युत बल क्या होगा, वेक्टर F1n, वेक्टर F1n। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, फिगर क्लियर हुआ। अब यहां देखिए कि मान लीजिए कि आवेश Q2 और Q1 की जो बीच की दूरी है वो क्या है, वेक्टर क्या होगा, वेक्टर मान लीजिए R21 क्या होगा, वेक्टर R21 या R21 ही मान सकते हैं। और Q3 से Q1 की दूरी क्या होगा, R31। Q4 से Q1 की दूरी सपोज कर लिए R41। Q5 से Q1 के बीच की दूरी R51। इसी तरह Q6 से Q1 की दूरी R61। इसी तरह Qn से Q1 की दूरी Rn1। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करेंगे। आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल। तो Q1 पर लगने वाला बल सब
परिणामी बल मान लिया जा रहा है वेक्टर F1, क्योंकि बल सदिश राशि है, इसके ऊपर क्या होगा, वेक्टर का चिन्ह लगेगा। तो वेक्टर F1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आवेश Q2, तो Q1 पर लगने वाला जो परिणामी बल F1 मान लिया गया, तो ये Q2 के द्वारा इस पर लगने वाला बल, Q3 के द्वारा लगने वाला बल, Q4 के द्वारा लगने वाला बल, Q5 के द्वारा लगने वाला बल, Q6 के द्वारा इस पर लगने वाला बल और Qn के द्वारा लगने वाला इस पर बल, इन सभी बलों की सदिश योग की क्या होगा, बराबर होता है। तो आप पहले हम Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित विद्युत बल कितना है, वेक्टर F12। इसी तरह वेक्टर F आवेश Q3 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल वेक्टर F13। इसी तरह Q4 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल वेक्टर F14। इसी तरह Q5 के द्वारा Q1 पर आरोपित विद्युत बल वेक्टर F15। इसी तरह Q6 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या होगा, वेक्टर F16 एंड सो ऑन, प्लस Qn के द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या है, वेक्टर F1n, वेक्टर F1n। ठीक, अब इतना क्लियर हो गया, चूंकि ऊपर को दे रहे हैं, जगह नहीं है। अब कूलाम के नियम से, चूंकि आपको बताया गया कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों की क्या करता है, व्याख्या करता है, उसके विषय में जानकारी देता है। तो एक बिंदु आवेश हो गया, एक बिंदु आवेश हो गया, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल क्या होगा, कूलाम के नियम से तो हो जाएगा वेक्टर F1 इक्वल टू, वेक्टर F1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर होता है। R क्या है, दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R21, तो हो जाएगा R21 स्क्वायर। अब इसकी दिशा में जो इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, R21 कैप, ठीक है, प्लस इस बल की दिशा में जो इकाई सदिश होगा वो क्या होगा, R21 कैप हो जाएगा। इसी तरह वेक्टर F13 की वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q3 और Q1, इन दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, Q1 Q3 अपॉन R31। इनके बीच की दूरी कितना है, R31 है, तो इसका स्क्वायर होगा और इसके बल की दिशा में इकाई सदिश जो होगा वो क्या होगा, R31 कैप, क्या हो जाएगा, R31 कैप, ठीक है। इसी तरह वेक्टर F14 निकालेंगे, आवेश Q4 के द्वारा Q1 पर आरोपित विद्युत बल, वेक्टर F14 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कौन कौन है, Q1 और Q4। तो एक का बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा Q4 है, Q1 इंटू Q4 अपॉन इनके बीच की दूरी R41, इसका स्क्वायर होगा और इसके बल की दिशा में जो इकाई सदिश होगा क्या होगा, R41 कैप, प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह अन्य आवेशों द्वारा भी हो जाएगा, ठीक है। तो अन्य आवेशों द्वारा बीच में लिख सकते हैं। अब इस लास्ट वाला कर दीजिए, Qn के द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Qn, Q1 इंटू Qn अपॉन Rn1 स्क्वायर और इसके बल की दिशा में जो इकाई सदिश होगा Rn1 कैप, ठीक। अब आगे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करना है। अब इस पूरे समीकरण में देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए इसको, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया गया, तो क्या बचा है यहाँ पे, हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप
प्लस यहाँ पर क्या बचा Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर R31 कैप प्लस यहाँ पर क्या बचा Q1 Q4 अपॉन R41 स्क्वायर इंटू R41 कैप प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट वाला टर्म क्या होगा Q1 QN अपॉन RN1 स्क्वायर इंटू RN1 कैप। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब आगे क्या करेंगे, इतना क्लियर हो गया। अब इनको दे रहे हैं इसको इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यूनिट वेक्टर में आप पढ़े हैं जैसे आर कैप इक्वल टू क्या होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड वेक्टर आर पढ़े हैं। तो यहां से आर कैप R21 कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ R21 कैप जब कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा वेक्टर R21, तो ये क्या होगा मॉड वेक्टर R21 हो जाएगा, इसका परिमाण हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R21। अब देखिए R21 कैप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी वेक्टर R21 अपॉन मॉड वेक्टर R21। ठीक है, तो इसका जो परिमाण होगा वेक्टर R21 का परिमाण इसको हम लिख सकते हैं मॉड वेक्टर R21। तो ये क्या होगा इसकी वैल्यू, इसका परिमाण सपोज के लिए R21 ही होगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं R21 कैप के स्थान पर लिख सकते हैं वेक्टर R21 अपॉन इसका परिमाण क्या होगा R21 प्लस इसके स्थान पर देखिए क्या होगा Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर, ये क्या होगा वेक्टर R31 अपॉन इसका परिमाण R31 प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट वाला टर्म रख दे रहे हैं प्लस क्या होगा Q1 QN अपॉन RN1 स्क्वायर, यहाँ RN1 के स्थान पर हो जाएगा वेक्टर RN1 अपॉन इसका परिमाण RN1। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ऊपर को दे रहे हैं सॉल्व किया जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर देखिए R21 और यहाँ पर स्क्वायर है R21 इंटू R21 स्क्वायर क्या हो जाएगा R21 क्यूब, क्या हो जाएगा R21 क्यूब, हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इंटू वेक्टर R21 प्लस इसी तरह यहाँ पे R31 स्क्वायर इंटू R31, तो हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R31 क्यूब वेक्टर R31। ये कूलॉम के नियम का सदिश रूप है ये, प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट वाला टर्म रख दिया जा रहा है। देखिए RN1 स्क्वायर इंटू RN1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला वैसे रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q1 इंटू QN अपॉन RN1 क्यूब इंटू वेक्टर RN1, वेक्टर RN1। ठीक, ये हो गया, इतनी बात तो समझ गए। ठीक है, और आगे स्टेप क्या लिख सकते हैं,
अगर इसको समेशन के रूप में आपको दिखाना है तो समेशन के रूप में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। इसी को अगर संक्षेप में लिखना है तो संक्षेप में कैसे लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा, क्या होगा, सिग्मा। देखिए यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर भी Q1 है, सब में पहला ये क्या है, Q1 ही है, ठीक है। तो Q1 ऐसे हम रख लेंगे, ये Q1 तो रहेगा ही ऑलरेडी, ठीक। अब यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, फिर Q4 होगा, Q5 होगा, Q6 होगा, जितने आवेश होंगे उसी के क्रम में। और यहाँ क्या है, Qn है, तो हम यहाँ नाम दे रहे हैं Qi, ठीक, अपॉन, अब यहाँ देखिए R21 है, यहाँ R31 है और यहाँ Rn1 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं Ri1 सब में स्थिर है, यहाँ भी 1 है, लास्ट में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या हो जाएगा Ri1। अब यहाँ देखिए I की वैल्यू चेंज हो रही है, 2 से n तक है, तो यहाँ I की जो वैल्यू होगी, यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ लास्ट में क्या है n, तो 2 से लेकर के क्या हो जाएगा n तक हो जाएगा। तो इसी को जब प्रसार करेंगे तो ये रूप प्राप्त होगा और इसी को संक्षेप में रखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल हो गया, ठीक है। अब इसी में आगे थोड़ा और है कि यदि जो ये बिंदु आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, तो इनकी जो स्थित सदिश है या पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर अगर मान लिया आवेश Q1 का, तो पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, तो ये वेक्टर वाले चैप्टर में आपको बताया गया होगा। तो मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है या स्थित सदिश है, वो मान लिया गया वेक्टर R1 हो जाएगा। इसी तरह आवेश Q2 का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2 होगा, Q3 का वेक्टर R3, Q4 का वेक्टर R4, Q5 का वेक्टर R5, Q6 का वेक्टर R6। इसी तरह Qn का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर R6 होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यदि आवेशों Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn के स्थित सदिश या पोजीशन वेक्टर, स्थित सदिश आवेश Q1 का पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 एंड सो ऑन वेक्टर Rn हो तो पोजीशन वेक्टर क्या हो, Rn हो तो क्या होगा, अन्य आवेशों द्वारा बिंदु आवेश Q1 पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, वेक्टर F1, ठीक है। अब यहां से हम यहीं से थोड़ा चेंजिंग आप कर सकते हैं यहीं पे, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर क्या है Q1 Q2 ऐसे रहेगा, Q1 Q2, ठीक, Q1 Q2। यहाँ पर क्या है वेक्टर R21 है, तो वेक्टर R21 की वैल्यू क्या होगा, जैसे आप पढ़े हैं वेक्टर AB बराबर क्या होता है, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA होता है, पोजीशन वेक्टर के रूप में पढ़े होंगे। तो इसी तरह वेक्टर R21 क्या होगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा। जैसे वेक्टर R21 को पोजीशन वेक्टर में जब रखा जाएगा तो वेक्टर R21 को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक, इस तरह लिखेंगे। तो वेक्टर R21 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन, यहाँ R21 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, R21 क्या है, परिमाण है। जैसे देखिए वेक्टर R21 को आपने क्या लिखा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 आपने लिखा, तो इसका परिमाण जब निकालेंगे तो वेक्टर R21 का जब परिमाण निकालेंगे तो ये क्या होगा, R21 मान लीजिए इसका परिमाण, तो ये
क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम मॉड लगा देंगे तो हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का परिमाण। इतना क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वेक्टर R21 को हम इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वेक्टर R21 इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब इसका जो मॉड निकालेंगे या परिमाण निकालेंगे तो ये इसका मॉड हो जाएगा, मॉड वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ वेक्टर R21 को लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर के रूप में, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। और यहाँ क्या है, R21 है तो ये इसका परिमाण है तो यहाँ मॉड के रूप में रखा जा सकता है। R21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसका क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। ठीक, समझ रहे हैं। प्लस इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, इसको खो दे रहे हैं। इसी तरह इसको भी लिखा जा सकता है तो क्या होगा, Q1 Q3 अपॉन यहाँ वेक्टर R31 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 लिख सकते हो। यहाँ R31 इसका क्या है, परिमाण है तो मॉड क्या होगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 का होल क्यूब, ये हो जाएगा। प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट वाला टर्म रख दीजिए। लास्ट वाला टर्म क्या है, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा Q1 Qn अपॉन Rn1 है और यहाँ वेक्टर Rn1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Rn पोजीशन वेक्टर के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, और हर में क्या है, Rn1 है, इसका परिमाण है तो इसको मॉड के रूप में रख सकते हैं तो मॉड वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Rn, वेक्टर Rn। ठीक है, तो ये रूप हो गया इसका। अब इसको संक्षेप में आप लिखना चाहें तो संक्षेप में भी आप लिख सकते हैं। तो संक्षेप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, संक्षेप में लिखने के लिए सिग्मा लगा दीजिए, ये सिग्मा। ठीक, अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q1 है पहला टर्म, यहाँ भी Q1 है तो Q1 ऐसे ही रख लेंगे। ठीक, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ Qn है ना। इसका मतलब ये वाला चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, QI कर दे रहे हैं। ठीक, और देखिए इसमें यहाँ वेक्टर R1, यहाँ पर भी पहला टर्म वेक्टर R1 एंड सो ऑन, सब में यहाँ वेक्टर R1 है तो यहाँ पर वेक्टर R1 ही रहेगा, माइनस यहाँ पर वेक्टर R2 है और यहाँ वेक्टर R3 है, चेंज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर Ri कर सकते हैं, Ri ये वेक्टर। ठीक, इसी तरह हर में देखिए इसी तरह है, वेक्टर R1, यहाँ वेक्टर R1, यहाँ पर भी वेक्टर R1 तो इसको मॉड वेक्टर R1 माइनस यहाँ पर वेक्टर R2, यहाँ पर वेक्टर R3, यहाँ पर वेक्टर Rn, चेंज हो रहा है सफेद। यहाँ देखिए 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6 इस तरह आएगा, यहाँ Rn है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Ri लिख सकते हैं, वेक्टर Ri। ये मान लीजिए, इसको थोड़ा यहाँ साइड में लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Ri, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Ri। ठीक है, अब यहाँ देखिए Q1 तो चेंज नहीं होगा, यहाँ I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर के n तक है तो यहाँ I की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये तो संक्षेप में इसको इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, समेशन के रूप में इसको इस तरह लिख दिया गया। ठीक है, तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आवेश होंगे इसी क्रम में बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्लियर हुआ। अध्यारोपण का सिद्धांत अगर कोई निकाय है अनेक आवेशों से मिलकर बना हुआ है तो उसके द्वारा कूलाम के नियम के द्वारा व्याख्या नहीं होती है, बल्कि वहां पर क्या लागू होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। तो
अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना हुआ है तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल जो होगा अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है।